नमस्कार दोस्तों। हम भारत में प्रेस पर बात कर रहे थे और 1857 से पहले भारत में प्रेस की क्या प्रोग्रेस रही उस पर हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे 1857 से 1947 के बीच प्रेस का क्या सिस्टम रहा। तो इस समय मैं बता देता हूँ आपको कि 1857 से 1947 के बीच में लगभग 1200 के आसपास अखबार निकले थे। तो सारे तो हम याद नहीं करेंगे, परंतु जो नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट अखबार रहे या आज तक जो चल रहे हैं, जिनका जो कभी विवाद में रहे हैं या जो किसी बड़े नेता के अखबार रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। और बाकी जो है छोटे मोटे अखबारों को हम नहीं देखेंगे, वो वैसे भी पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं। और मुख्य सारे अखबार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ और, 1857 से 1947 के बीच जितने भी अखबार निकले वो किसी न किसी नेता से रिलेटेड थे। जब हमने तिलक पढ़ा तो तिलक के अखबार उसमें आ गए। जब राजा राम मोहन राय पढ़ा तो उसके अखबार उसमें चले गए। हमने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा तो उसके अंदर आपके जितने भी बंगाल के अखबार थे, वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, नवजीवन, वो सारे पढ़ लिए। गांधी जी के गांधी जी में पढ़ लिए। तो ऑलमोस्ट सारे पढ़े हुए हैं। फिर भी कुछ ऐसे अखबार जो नहीं पढ़े हैं हमने, उनको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। और सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ कि 1857 से के बाद के अखबार, ठीक है। 1857 के बाद के अखबार पढ़ेंगे और इनमें हम शुरुआत करते हैं आपके कहाँ से, हिंदू पैट्रियट से हम बात को स्टार्ट करेंगे। और बाद के अखबारों में हम सबसे पहले जो है वो हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश जैसे महत्वपूर्ण अखबारों को हमें वो समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सोम प्रकाश को, ठीक है। सोम प्रकाश वो अखबार था जो आपके शिकार बना, किसका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का शिकार बना था। उस अखबार के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। सोम प्रकाश। अब ये याद करने वाले बिंदु हैं और रटने वाली बिंदु हैं, इसमें समझने जैसी बात ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी मैं शुरू करता हूँ। ये 1858 के अंदर बंगाली भाषा में साप्ताहिक रूप में शुरू हुआ। तो बंगाली साप्ताहिक था ये। बंगाली साप्ताहिक था मतलब सप्ताह में एक बार आता था और बंगाली लैंग्वेज थी इसकी, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज का पेपर था। दूसरी बात ये थी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसको शुरू किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा आरंभ किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन इसका जो संपादन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो आगे बताने वाला हूँ। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि द्वारकानाथ विद्याभूषण, क्या नाम था, द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संपादक थे, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्या, ये भी मैं बताता हूँ। इसके संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब भारत के सरकारी इतिहासकार ताराचंद कहते हैं कि इसके संपादक नहीं थे, बल्कि इसी ने अखबार शुरू किया था, ठीक है। ताराचंद क्या कहते हैं, ताराचंद के अनुसार इन्होंने ही, मतलब द्वारकानाथ विद्याभूषण ने ही इसे आरंभ किया था, इसे आरंभ किया था। ऐसा तारानाथ कहते हैं। तो तारानाथ की बात हल्के में नहीं ले सकते हम, क्योंकि तारानाथ भारत के सरकारी इतिहासकार रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ कहा है तो बहुत प्रामाणिकता के साथ कहा होगा। तो वैसे तो दो ऑप्शन साथ में नहीं आते हैं, फिर भी अगर आ जाते हैं तो आपको द्वारकानाथ विद्याभूषण के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर होता क्या था, इसमें मैजिनी, गैरिबोल्टी, कैवूर जैसे जो इटली के जो मैन नेता थे,
उनके लेख लिखे जाते थे, क्रांतिकारी लेख लिखे जाते थे। नील आंदोलन जो हुआ था बंगाल के अंदर, उसके बारे में लिखा जाता था। और फिर आपको क्या पता, आपको पता ही होगा क्या कि 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, जो मैं आपको प्रतिबंध में समझाऊंगा, उसके अंतर्गत इस सोम प्रकाश को सबसे पहले बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो तीसरी बात इसमें मैजिनी, गैरीबॉल्डी तथा कैवूर जैसे नेताओं के, राष्ट्रीय नेताओं के, ये उनके राष्ट्रीय नेता थे इटली के लेख लिखे जाते थे। ठीक है, लेख लिखे जाते थे। और खास बात क्या थी इसमें, नील आंदोलन में किसानों का खूब साथ दिया था इसने, किसानों के पक्ष में खूब लिखा इन्होंने, पक्ष में लिखा। ठीक है, जब नील आंदोलन हुआ तो इन्होंने किसानों के पक्ष में खूब लिखा था। इसी वजह से यह निरंतर ब्रिटिश सरकार की नज़र में था। ठीक है, और फिर जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, जिसमें देसी अखबारों पर रोक लगाई गई थी, उसका सबसे पहला शिकार यही अखबार बना। कई बार अखबार परीक्षा में प्रश्न आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में सबसे पहले कौन सा अखबार बंद हुआ या कौन से अखबार पर कार्रवाई हुई थी, तो सोम प्रकाश पे सबसे पहले कार्रवाई हुई थी। इसी वजह से अखबार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा पे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि वर्नाक्यूलर का पहला शिकार यह अखबार बना। ठीक है, तो ये सोम प्रकाश अखबार था और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में आने लायक बिंदु है ये। ठीक है, सोम प्रकाश 1857 के बाद के अखबारों में ये अखबार बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हिंदू पैट्रियट का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी कलकत्ता से निकलता था और बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है, क्योंकि इसके जो संपादक थे, चाहे वो गिरीश चंद्र घोष हो, चाहे आपके हरीश चंद्र मुखर्जी हो, चाहे क्रिस्टोफर दास पाल हो, कई सारे ऐसे इसके एडिटर रहे जिन्होंने पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम किया। ठीक है, तो हिंदू पैट्रियट का क्या मामला था, दूसरा अखबार में ला रहा हूं हिंदू पैट्रियट। ये हिंदू पैट्रियट बेसिकली ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुखपत्र था, हिंदू पैट्रियट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको, मैं सबसे पहला बिंदु लिखता हूं इसके अंदर हिंदू पैट्रियट के बारे में। तो सबसे पहला बिंदु क्या आएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुखपत्र था ये, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुखपत्र। ठीक है, पहली बात। बाद में बना मुखपत्र तो 1857 के अंदर गिरीश चंद्र घोष के संपादन में शुरू हुआ। 1857 नहीं, सिर्फ 53। गिरीश चंद्र घोष के संपादन में आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये संपादक भी था और इस अखबार का संचालक कौन था, गिरीश चंद्र घोष था। 1853 में ये अखबार जो है वो शुरू होता है, पहली बात। अब बाद में अगले साल 53, 54 और 55 के अंदर गिरीश चंद्र का स्थान हरीश चंद्र आ जाते हैं। ठीक है, वर्ष 1855 में इसके संपादक
इसके संपादक कौन बन जाता है? हरीश चंद्र मुखर्जी बन जाते हैं। हरीश चंद्र मुखर्जी बन जाते हैं। मुखर्जी बनते हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी भी आता है किताब में लिखा हुआ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये दूसरे संपादक थे। पहला कौन था? गिरीश चंद्र घोष। 1868 के अंदर गिरीश चंद्र घोष तो क्या हुआ कि इससे अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी एक अलग पत्रिका शुरू की जिसका नाम था बंगाली, और बाद में इस बंगाली को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने खरीद लिया था। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, है ना। 1868 में गिरीश चंद्र घोष इससे अलग हो गए। तथा बंगाली, ये वही एस.एन. बनर्जी वाली बंगाली पत्रिका आरंभ की। एक चीज मैं और बता देता हूं कि अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि जिस व्यक्ति ने अखबार शुरू किया वो अलग क्यों हुआ। पीछे कारण ये था कि जब हरीश चंद्र मुखर्जी की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के अलग हो गया था। उसके बाद में क्रिस्टोफर दास पाल इसका संपादक बना। वो व्यक्ति ब्रिटिश विचारधारा का व्यक्ति था और उसने क्या किया कि इस अखबार में जमींदारों के पक्ष में लिखना शुरू कर दिया। छोटे किसानों पर वो बातें नहीं लिखता था। तो इस हिसाब से ये थोड़ी सी इनको एक दुख था इस बात का कि जिस उद्देश्य के साथ हिंदू पैट्रियट स्टार्ट किया गया उस उद्देश्य को हम पूरा ही नहीं कर पा रहे। इवन हम तो जमींदारों के पक्ष में लिख रहे हैं। तब इन्होंने इस पत्रिका को छोड़ दिया और किसानों की बात रखने के लिए नया पत्र शुरू किया जिसका नाम था बंगाली। और फिर एस.एन. बनर्जी ने बंगाली ले लिया और फिर एस.एन. बनर्जी ने बंगाली को संचालित किया। एस.एन. बनर्जी जब 1883 में जेल में गए थे तो उसने बंगाली पत्र के अंदर ही लिखा था। ठीक है ना, वही नॉरिस वाला मामला आता है, आगे मैं समझाऊंगा आपको। पत्रिका आरंभ की जैसे आगे चलकर एस.एन. बनर्जी ने ले लिया लगभग 1879 के आसपास। ये तिथियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। ठीक है, तो ये दूसरे इसके संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। अब हरीश चंद्र मुखर्जी जब संपादक मंडल से बाहर हुए तो उसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी बनते। इन्होंने भी यूं कहिए कि किसानों के हित में खूब बात की थी। इन्होंने बागान मालिकों का अत्याचारों का वर्णन किया था। इसमें बागान मालिकों के अत्याचारों का भंडाफोड़ किया या अत्याचारों का उल्लेख किया है ना। अभी तक तो ये अखबार ठीक चल रहा था। कई बार आता है कि बागान मालिक, नील, इनके संबंध में कौन कौन से अखबार लिखते थे, तो ये सब लिखते थे। इसके अलावा अगर अपन एक और पॉइंट देखें तो फिर 1861 के अंदर है वो कृष्णोदास पाल। कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। ठीक है, ये अंग्रेज समर्थित थे। इसलिए इन्होंने जमींदारों के हित में लिखना शुरू किया। और जमींदारों के हित में लिखेंगे तो फिर किसानों के हित में फिर क्या लिखा जाएगा? जमींदारों के हित में लिखना आरंभ किया।
सॉरी, जमींदारों के हित में लिखना शुरू किया। किसने? कृष्णदास पाल ने। और इस व्यक्ति को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, और फिर तो उपाधियाँ मिलनी थी, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों के साथ में लिखने शुरू कर गए, तब इनको कई सारी उपाधियाँ दी गई। देखिए, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। का राजकुमार। और रानी राजा किसे कहते हैं, ये कुछ मैंने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कृष्णदास पाल को कहते हैं, जो हिंदू पैट्रियाट के एक संपादक मंडल में से एक रहे। ठीक है, और अब देखिए क्या हुआ। 1874-75 के अंदर इसके लंदन में भी इसकी एक शाखा खुलती है, और लंदन में इसके संपादक कौन बनते हैं? एसएन बनर्जी बनते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनते हैं। ठीक है, में हिंदू पैट्रियट के संपादक एसएन बनर्जी बने। ठीक है, तो एसएन बनर्जी जो है वो आपके संपादक रहे, और किस अखबार के? हिंदू पैट्रियट के। कहाँ पे? लंदन के अंदर। अरे एक मिनट, लंदन में है ना, ये लंदन लिखा नहीं है, भूलना मत इसको, लंदन में। तो ये हिंदू पैट्रियट की बातें थी। हिंदू पैट्रियट अखबार आपके सामने है, तो इसको आपको बढ़िया तरीके से याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आपके सोम प्रकाश इम्पोर्टेंट है, उतना का उतना हिंदू पैट्रियट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे तीसरे अखबार पे, जिसका नाम था इंडियन मिरर। ये अमृत बाजार पत्रिका, इसको पहले ले लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका को। अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये शॉर्ट में हम एबीपी बोलते हैं, और एबीपी जो है ये बेसिकली आपके अंग्रेज़ी और बंगाली दोनों भाषाओं में चलता था। और जब आपके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, तो इन्होंने रातों रात बंगाली संस्करण बंद कर दिया और अंग्रेज़ी संस्करण जारी रखा था। तो पहले ये बंगाली में था, बाद में इंग्लिश में हो गया था। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बाद कौन सा अखबार बंद हुआ? तो सोम प्रकाश, भारत मिहिर और वो अखबार बंद हुए थे। लेकिन अगर ये प्रश्न आया कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बाद कौन से अखबार ने अपनी भाषा जो है वो स्थानीय से इंग्लिश कर दी, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इंग्लिश भाषा के अखबारों पर लागू नहीं था, वो केवल लोकल लैंग्वेज बंगाली, मराठी, गुजराती इन पर लागू था। तो इसने क्या किया, अपनी भाषा जो है वो इंग्लिश कर दी। इंग्लिश करते ये अखबार बच गया। ठीक है, तो इसका ये सवाल बनता है कई बार। तो सबसे पहला बिंदु इसमें हम क्या देख रहे हैं अमृत बाजार पत्रिका के अंदर, कि ये 20 फरवरी 1868 को मोतीलाल घोष व बसंत कुमार घोष, 1868 को घोष बंधुओं तीन भाई थे, जिसमें मोतीलाल, शिशिर कुमार और एक था बसंत कुमार, है ना, तीनों साथ में थे इसके, कुमार द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी और बंगाली में आरंभ किया। बंगाली साप्ताहिक रूप में आरंभ किया।
ठीक है। और दूसरी बात, तो घोष बंधुओं ने शुरू किया था, ध्यान रखना। तो कई बार क्या कुछ किताबों ने मोतीलाल घोष का नाम लिखा है, कईयों ने शिशिर कुमार घोष लिखा है, कईयों ने बसंत कुमार घोष लिखा है। बेसिकली तीनों भाइयों ने एक साथ काम किया था, ठीक है। और अंग्रेजी और बंगाली दोनों में था एडिशन ये, तो दोनों में था। तो अब देखो, आप देख रहे होंगे इंग्लिश भाषा का है ये, और बंगाली भी इसका पीछे संस्करण चलता था। हाँ, 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में प्रेस एक्ट में के परिणाम स्वरूप इसने अंग्रेजी संस्करण रखा। वो भी नियमित रूप से, पहले नियमित नहीं था, अब इन्होंने अंग्रेजी भाषा रखी, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अंग्रेजी भाषा के अखबारों पर लागू नहीं था। इसका एक धार्मिक एडिशन भी आता था, जिसे आनंद बाजार पत्रिका कहते हैं। इसका धार्मिक संस्करण क्या कहलाता है? आनंद बाजार पत्रिका कहलाता है। ठीक है। तो ये इसी का था, और इसमें केवल आपकी स्पिरिचुअल बातें जो थी वो लिखी जाती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता था। ठीक है। एक चौथा इंडियन मिरर भी है, तो उसको हम अगली स्लाइड में उसको लिख लेते हैं। मैं 10 एक अखबार आपको मैन लिखवा देता हूँ, फिर मेरे पास पीपीटी है बाकी अखबारों की, तो उसको अपन एक साथ ही समझ लेंगे। ठीक है। इंडियन मिरर, ठीक है। केशव चंद्र सेन में हम इसको पढ़ते हैं इंडियन मिरर को। तो ये क्या मामला था देखिए। अगर अपन इंडियन मिरर की बात करें तो ये बेसिकली अखबार जो है वो आपके 1861 के अंदर मनमोहन घोष के द्वारा शुरू किया गया था। 61 में मनमोहन घोष द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है। और इस हेतु देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी आर्थिक सहायता की थी। ठीक है। आर्थिक सहायता किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसलिए कई बार जब प्रश्न आता है कि इस अखबार का आरंभकर्ता कौन था, तो फिर दोनों के नाम एक साथ आ जाते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही साथ थे। बेसिक स्टार्ट तो मनमोहन घोष ने किया था, लेकिन हम देखते हैं कि इसको है वो सहायता जो है वो आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और तीसरी बात, केशव चंद्र सेन और नरेंद्र सेन इसके संपादक थे। नरेंद्र सेन क्या थे? संपादक थे। ठीक है। आरंभ में ये साप्ताहिक था, बाद में ये डेली हो गया था। ये इंडियन मिरर का आप देख लेना। ठीक है। इंडियन मिरर अखबार काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं वही बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण अखबार है, मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूँ। और अब आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे। द टाइम्स ऑफ, एक मिनट, इसको हम लिखेंगे बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स।
बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बॉम्बे टाइम एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। अब देखिए इस अखबार की खास बात क्या थी। इसको शुरू किया गया था 1838 के अंदर। 38 में कहाँ पे? अच्छा, ये था कलकत्ता के अंदर। ठीक है, और ये शुरू किया गया था बम्बई में। बम्बई में, ठीक है, ये थोड़ा सा पहले है, 1857 से पहले का है। लेकिन फिर हमने यहाँ क्यों लिखा, इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात क्या थी, जब इसको शुरू किया गया तो उस समय इसका दीनानाथ वेलकर इसके आरंभ करता थे। राय बहादुर दीनानाथ वेलकर ने इसको शुरू किया था। ठीक है, लेकिन 1861 के अंदर इस अखबार को यूं कहिए कि 1861 नहीं, 60 में इसको रॉबर्ट बंधुओं ने खरीद लिया था। रॉबर्ट नाइट ने खरीद लिया 60 में। रॉबर्ट नाइट बहुत काम आएगा, क्योंकि स्टेट्समैन्स वगैरह आगे जब हम अखबार पढ़ेंगे सभी में इसका नाम आएगा। ने लिया, और इसका नाम जो है 1861 में इसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया। तो आज जो आ रहा है ना टाइम्स ऑफ इंडिया, ये स्टार्टिंग का ये बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स था। इसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली 1861 का ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये 1861 में इसका मूल रूप नाम आता है, इसलिए हमने इसको 1857 के बाद के अखबारों में लगाया है। ठीक है, 1861 तक तो ये चलता रहा। उसके बाद में इसको है वो 1892 में खरीद लिया गया कॉलेमन और बेनेट ग्रुप ने। आज भी बेनेट एंड कॉलेमन ग्रुप के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 1892 में बेनेट एंड कॉलेमन, ये दोनों अलग अलग थे, ने खरीद लिया। और अब आज भी ये अखबार जो है वो इसी कंपनी के द्वारा, आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखना ऊपर यही लिखा आता है ना, फाउंडेड बाई या फंडेड बाई बेनेट एंड कॉलेमन ग्रुप। ठीक है, तो ये अखबार बेसिकली शुरू क्यों हुआ था, ये अंग्रेजों की नीतियों की प्रशंसा करने के लिए। अंग्रेज समर्थक था ये। ठीक है, अंग्रेज समर्थक था जो अंग्रेजों की नीतियों का क्या करता था, तारीफें करता था। तो ये अखबार था आपके बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का हो, चाहे आप इसको टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, ये हमें थोड़ा सा देखना है। उसके बाद में आपके एक आता है स्टेट्समैन, 6ठे नंबर पे ले लेते हैं हम स्टेट्समैन। स्टेट्समैन, ठीक है, ये उदार था थोड़ा सा। एक आता है इंग्लिशमैन जो बहुत रूढ़िवादी था, जो हमेशा भारतीय को एक प्रकार से भला बुरा कहता रहता था। ठीक है, और इसको भी रॉबर्ट नाइट ने स्टार्ट किया था। ये वही रॉबर्ट नाइट 1860 वाला। तो हुआ क्या था, देखिए, एक अखबार चलता था बम्बई के अंदर, इंडियन स्टेट्समैन। ठीक है ना, इंडियन स्टेट्समैन। तो बम्बई का एक अखबार था, बम्बई का अखबार
इंडियन स्टेट्समैन और कलकत्ता का फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, ये हमने पहले भी पढ़ा है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। तो इन दोनों को मिलाकर स्टेट्समैन अखबार शुरू किया गया रॉबर्ट नाइट के द्वारा, ठीक है। स्टेट्समैन तथा कलकत्ता के अखबार फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ये फ्रेंड्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट ने अपने 24 साथियों के साथ मिलकर खरीदा था, ठीक है। 24 व्यापारियों के साथ मिलकर खरीदा। ठीक है। हाँ, तो अखबार फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को मिलाकर अब इन दोनों का विलय कर दिया गया। बंबई और कलकत्ता से जो अखबार आते थे इनको को मिलाकर 1875 में रॉबर्ट नाइट ने ठीक है, क्या नाम था, रॉबर्ट नाइट ने स्टेट्समैन अखबार का आरंभ किया था, ठीक है। स्टेट्समैन अखबार आरंभ किया, ठीक है। और ये उदारवादी विचारों का था। कभी कभी भारतीय नेताओं की भी आलोचना कर लेता था और कभी कभी ये ब्रिटिश सरकार की नीतियों की भी आलोचना कर लेता था। तो दोनों प्रकार की विचारधारा ये रखता था, ठीक है। मतलब उदार था, कट्टर नहीं था, ये कहने का मतलब ये उदारवादी था या उदारवादी दृष्टिकोण रखता था, ठीक है, जो कि सरकार व भारतीय नेताओं दोनों की आलोचना करता था, ठीक है ना। जैसे ही जिसकी गलती होगी नेताओं दोनों की आलोचना करता था। तो मतलब बख्शा किसी को नहीं था, इसने दोनों की आलोचना करता था, ठीक है। स्टेट्समैन। अच्छा, एक इसके सामने आता इंग्लिशमैन। ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइन लिखता हूँ मैं। वो इंग्लिशमैन क्या करता था, इंग्लिशमैन रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी का मतलब समझ गए आप, जो हमेशा ब्रिटिशर्स का पक्ष लेता था और भारतीयों की आलोचना करता था। वो एक रूढ़िवादी था इंग्लिशमैन, जिसको आपके अच्छा सो लिख लेते, अलग से लिखते हैं इंग्लिशमैन, ठीक है। अब इंग्लिशमैन क्या करता है, अब नाम से पता चल रहा है ना, इंग्लिशमैन क्या पता चल रहा है नाम से। देखिए, पहली बात, ये रूढ़िवादी अखबार था, रूढ़िवादी अखबार था, ठीक है। प्रतिक्रियावादी आप कह सकते हो, ठीक है, जो भारतीयों की आलोचना ही करता था। ये ऐसा अखबार था, ठीक है, जो मतलब स्टेट्समैन के ठीक विपरीत विचारों का आप इसको कह सकते हो, ठीक है। स्टोक्यूलर ने इसको 1821 में स्टार्ट किया था। स्टोक्यूलर द्वारा आरंभ, ठीक है। बाद में क्या उसका स्टेट्समैन के अंदर है वो विलय कर दिया गया था। इंग्लिशमैन 1934 के आसपास, है ना, 1934, ठीक है।
फिर ये बीच में इसका नाम भी बदला था 1860 में, मिलिट्री क्रॉनिकल नाम दिया गया, क्रॉनिकल नाम रखा। और 1934 में इसका विलय हो गया स्टेट्समैन में, 34 में स्टेट्समैन में विलय हो गया, में विलय। क्लियर? तो ये कुछ बातें देख लेना, और इसमें कुछ ज़्यादा इंग्लिश मैन में स्टेट्समैन में कुछ है नहीं, ये प्रश्न बनते हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, एक आता है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये बेसिकली भारतीयों का ही था और इंग्लिश मीडियम का था, दिल्ली से निकलता था तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1924 के अंदर दिल्ली से निकला और अंग्रेजी का अखबार था। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसके संपादक मंडल में गांधी जैसे लोग भी थे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सुंदर सिंह लयालपुरी के द्वारा शुरू किया गया था। सुंदर सिंह लयालपुरी का नाम अगर आपने सुना हो तो ये अकाली आंदोलन का संस्थापक फाउंडर था। लयालपुरी द्वारा आरंभ किया गया। कौन था ये? अकाली दल का संस्थापक सदस्य था, है ना। फिर इसको ये घाटे में चला गया था, और घाटे में जब चला गया तो इसको उबारने के लिए एक बार मदन मोहन मालवीय ने लाला जी की सहायता से 40,000 का लोन भी लिया। फिर गांधी जी ने भी खूब प्रयास किए इसको बचाने के लिए। फिर आपके लास्ट में बिड़ला से हेल्प ली जाती है, बिड़ला की मदद से अखबार चलता रहा, और गांधी जी ने 1928 के अंदर इसके एडिटर के रूप में के.एम. पणिकर, ठीक है, सरदार जी थे, उनको नियुक्त किया था, ठीक है। सुंदर सिंह लयालपुरी द्वारा आरंभ किया गया। तीसरा, आर्थिक संकटों का सामना किया। आर्थिक संकटों का सामना किया तब मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय की सहायता से 40,000 का लोन लिया, ठीक है। लाला जी की अपनी बैंक हुआ करती थी, पंजाब नेशनल बैंक, आपको याद होगा तो। का ऋण लिया। फिर आपके अंततः गांधी जी ने किसको आग्रह किया? बिड़ला को आग्रह किया, जी.डी. बिड़ला को आग्रह किया। फिर घनश्याम दास बिड़ला ने इसको मदद करी। अंततः घनश्याम दास बिड़ला ने मदद की, ठीक है। गांधी जी के घर से ही पहला संस्करण निकाला दिल्ली में इन्होंने, और के.एम. पणिकर को गांधी जी ने बाद में 1928 के अंदर इसका चीफ एडिटर बना दिया गया। तो किताब में बेसिकली के.एम. पणिकर को इसका संस्थापक मानती, जो कि गलत है, ठीक नहीं है। सुंदर सिंह दयालपुरी इसके संस्थापक थे, सॉरी लयालपुरी, है ना। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 1928 में, कब? 1928 में के.एम. पणिकर को गांधी जी ने इसका प्रधान संपादक बनाया।
ठीक है। तो पणिकर 1928 में इसके संपादक बनते हैं। तब तक यूं कहिए कि इसको है वो इन्होंने आपस में चलाया था। इसके संपादक मंडल में मदन मोहन मालवीय, लाला लजपत राय, गांधी जी सब लोग थे, ठीक है। गांधी जी भी इसके संपादक रहे, है ना, तो ध्यान रखना, गांधी जी भी संपादक रहे हैं, गांधी जी भी संपादक रहे हैं। तो इतनी बातें आपको हिंदुस्तान टाइम्स में याद रखनी है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अब काफ़ी हो गया। अब हम देखते हैं कुछ अन्य करके, और अन्य में क्या कर रहे हैं हम, सारे एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ में बताता रहूँगा ताकि आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी का, ये मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी में भी पढ़ाया है तो इसमें इश्यू नहीं है। अल हिलाल हम पढ़ चुके हैं, हिंदी प्रदीप ठीक है। डॉन का थोड़ा देख लेना, ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना का था। मदन मोहन मालवीय ने द लीडर निकाला था, उसको देख लेना। बाकी इंकलाब, रेशवा, हिंदुस्तान तो ठीक है, कई लोगों का आया था तो इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आज वाराणसी से शिव प्रसाद गुप्त का था, ये हिंदी में निकलता था। और कॉमरेड कलकत्ता से मौलाना मोहम्मद अली का था। हमदर्द, हिंदुस्तान, सुलभ समाचार, इसका ध्यान रखना, ये केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म कमेटी की तरफ से शुरू किया था। इसकी रेट 1 पैसा ही थी, इसलिए इसको सबसे सस्ता अखबार माना जाता है। द ट्रिब्यून बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यून, जिसमें सुलभ समाचार महत्वपूर्ण है, ट्रिब्यून इंपॉर्टेंट है। दयाल सिंह मजीठिया ने इसको शुरू किया गया था लाहौर से, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तीसरा, भारत मित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। और भारत मित्र छोटूलाल मिश्र और दुर्गा प्रसाद मिश्र ने शुरू किया था। वॉइस ऑफ इंडिया, ये अखबार किसका है, दादा भाई नौरोजी का है। और सबसे खास बात, द हिंदू, जो आज भी चल रहा है, 1878 के अंदर थोड़ा सा उदारवादी अखबार था, मद्रास से शुरू किया गया था, सुब्रमण्यम अय्यर ने स्टार्ट किया था। और ये उदार राष्ट्रवादी था, कट्टर यूँ कहिए कि नहीं थी, इसमें ब्रिटिशर्स के पक्ष में नहीं लिखता था, भारतीयों के साथ चलता था। मद्रास मेल बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी खास इम्पोर्टेंट ये है कि यह पहला संध्याकालीन अखबार है, ठीक है। कई बार ये सवाल आता है कि भारत का पहला संध्याकालीन अखबार कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, आपका उत्तर जाएगा आपके ये, ठीक है। तो ये 500 अखबार याद रख लेना, बस, बहुत इम्पोर्टेंट है, वही मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम और कौन कौन से हैं। तो ये कुछ हिंदी के और अखबार है, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। ये कई बार पूछते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अखबारों के बारे में, ठीक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अखबार थे। और चांद, मतवाला, बुद्ध प्रकाश, ये भी इनके है वो हिंदी के अखबार माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लेना, इतने अखबार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन अखबारों के बाद में मैंने आपको मेन अखबार सारे बता दिए हैं। तो 8 तो मैंने ऊपर बताए हैं, 5-7 अखबार मोस्ट नीचे बताए हैं। अब एक बात हम यहाँ पे और लिखेंगे कि इस समय भारत के अंदर कुछ ये न्यूज़ एजेंसियाँ स्थापित हुई थी, तो उनका थोड़ा लिख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। टॉपिक को क्या, सॉरी, पत्रिकाएँ पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो होगी प्रेस पर प्रतिबंध के सरकार के जो प्रयास थे उन पर हम बात करेंगे। (1935) से पहले भारत में 4 न्यूज़ एजेंसियां थी। 1850 में सबसे पहली राइटर एजेंसी खुली। राइटर ब्रिटिश है, आज भी काम करती है, और 1850 से राइटर चली आ रही थी। उसके बाद में एशियाटिक प्रेस एजेंसी बनी, फ्री न्यूज़ एजेंसी बनी, है ना। तो उनको हम देख लेते हैं, न्यूज़ एजेंसीज। तो एक हेडिंग दे देना आप, स्वतंत्रता पूर्व न्यूज़ एजेंसी। न्यूज़ एजेंसी का काम बेसिकली क्या होता है कि न्यूज़ इकट्ठी करना, और वो न्यूज़ अखबारों को देते हैं।
तो एजेंसी से जो न्यूज़ मिलती है वो बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ मानी जाती है। अभी जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, ये नेशनल एजेंसी है, पीटीआई से जो खबर निकलती है वो ऑथेंटिक मानी जाती है, और पीटीआई बाकी अखबारों को खबर दे देता है और अखबार वो एजेंसी से न्यूज़ ले लेते हैं। तो पीटीआई अपने आप में ये न्यूज़ कलेक्टर होते हैं और आगे संप्रेषित करते हैं अखबारों को। तो इस तरह से स्वतंत्रता पूर्व जो 4 एजेंसियां बनी, मैं चारों की बात करूंगा। सबसे पहले जो एजेंसी बनी वो थी राइटर्स। बेसिकली वो भारत की नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि वो एजेंसी का संबंध भारत से रहा। राइटर्स, ठीक है, ये इंग्लैंड की है मूल रूप से, और भारत में बम्बई में इसने अपना जो है वो कार्यालय स्थापित किया था 1851 के अंदर। ठीक है, तो मूलतः कहाँ की है यह? इंग्लैंड की। आज भी राइटर्स अखबार आता है, आपको पता होता हो। ठीक है, और 1851 में बम्बई में, ठीक है, किताबों में 1860 लिखा हुआ है, और मैंने जब राइटर्स खुद की वेबसाइट को तलाशा तो मुझे ये आंकड़ा 1851 का मिला है। ठीक है, दूसरा था एसोसिएटेड नहीं, एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं एपीआई लिख रहा हूँ, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यूं कहिए कि 1905 में स्थापित हुई थी, और ये पहली भारतीय एजेंसी थी जो किसी भारतीय ने स्थापित की थी, है ना। केसी रॉय ने इसको स्थापित किया था। तो पहली बात, वर्ष 1905 में स्थापित। ठीक है, केसी रॉय द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, प्रथम भारतीय न्यूज एजेंसी, प्रथम भारतीय न्यूज एजेंसी। ठीक है, क्योंकि राइटर्स तो मूल रूप से ब्रिटिशर्स थी, तो प्रथम भारतीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? एपीआई। अब आगे क्या हुआ? एपीआई को इसने खरीद लिया। किसने? राइटर्स ने। राइटर्स के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, तो 1919 में राइटर्स ने क्या किया? इस एपीआई को खरीद लिया। राइटर्स ने एपीआई को खरीद लिया, लेकिन अखबार फिर भी एपीआई के नाम से आते थे। स्वामित्व बदल गया था, अर्थात स्वामित्व व प्रबंधन बदल गया। मगर नाम बना रहा। ठीक है, तो ये 1919 में राइटर्स ने क्या किया? इसको एपीआई को क्या कर लिया? खरीद लिया। और एपीआई को खरीदने के बाद में इसका फिर आपके हेडक्वार्टर भी राइटर्स ने मद्रास ले गया। वो मद्रास हेडक्वार्टर बन गया इसका। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, एपीआई का नाम बदलकर पीटीआई कर दिया गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, मद्रास हेडक्वार्टर, मद्रास। ठीक है, 1947 में एपीआई का नाम पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया मतलब ले लिया कुल मिला के। ठीक है, और फिर क्या हुआ? 1953 के अंदर राइटर्स के शेयर भी बेच दिए और ये शुद्ध रूप से भारतीय कंपनी हो गई।
1953 में राइटर्स का स्वामित्व तो खत्म हुआ, स्वामित्व समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एपीआई की यूं कहिए कि एक जर्नी रही। तो राइटर और दूसरा था एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। तीसरा है आपके फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस। ठीक है, ये भी भारतीय द्वारा स्थापित थी और इसको स्थापित किया गया 1925 के अंदर। ठीक है, हाँ, स्वामीनाथन सदानंद के द्वारा। हम्म 1925 स्वामीनाथन सदानंद के द्वारा। ठीक है, ये कभी किसी के स्वामित्व में नहीं रही और इसने अपना यूं कहिए कि हमेशा से अपना खुद का अलग से काम किया था। ठीक है, और जो चौथी एजेंसी लिखने वाले हम वो लिखेंगे यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया। इनकी खुद की जब वेबसाइट पे मैं गया, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, तो मुझे ये सारे सन मिले जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। किताबों में अलग ही सन थे और अभी आप जो लिख रहे हैं ऑलमोस्ट सब अलग थे। एक इसके सन सेम है एसोसिएटेड के, बाकी इसका 1927 लिखा है किताबों में और इसका भी सन किताबों ने 1934 लिखा है। ये भी 1933 है और ये विधान चंद्र रॉय ने इसको स्थापित किया था, विधान चंद्र रॉय द्वारा। ठीक है, आर्थिक संकटों के बाद इसको बंद भी कर दिया गया। तो इस तरह से स्वतंत्रता पूर्व ये 4 एजेंसीज बनी थी। भारत सरकार ने इसको सपोर्ट किया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये अखबारों की यात्रा पूरी हो जाती है 1780 से शुरू करके और 1947 तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने इन अखबारों पर नियंत्रण लगाने के क्या क्या प्रयास किए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।